आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये प्रोग्राम आईएएस 23 को टारगेटेड है और मैं कुछ ऐसे प्रश्न लेके आया हूँ जो साइंस एंड टेक के भी होंगे और मिसलेनियस टाइप के भी होंगे। तो समय ना बर्बाद करते हुए, एग्ज़ाम का समय है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात हो रही है। हाइड्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। द हाइड्रोजन व्हेन यूज्ड एज अ फ्यूल, द रिजल्टेंट बाई प्रोडक्ट इज water. It aims to harness the hydrogen available in Earth's crust without harming biodiversity. यहाँ पर एक शब्द आया, It will also help in reduction of fertilizer import. तो 3-4 तरीके की बातें कर दी हैं, जल्दी से हिंदी में देख लेते हैं। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सबसे प्रचुर तत्व है। जब ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है तो परिणामी उपोत्पाद पानी होता है। इसका उद्देश्य जैव विविधता को नुकसान पहुंचाए बिना पृथ्वी की भूपर्पटी में उपलब्ध हाइड्रोजन का दोहन करना है या इससे उर्वरक आयात को कम करने में मदद मिलेगी। 4 अलग अलग तरीके के बिंदु दे दिए हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को भी थोड़ा सा समझ लेंगे और इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन इज़ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। तो जिसने भी केमिकल या केमिस्ट्री पढ़ी है और थोड़ी भी जानकारी है उसे पता है कि ये बेसिक है। हाइड्रोजन इज़ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, ये बात बिल्कुल ठीक है। 75% ऑफ द टोटल यूनिवर्स मास ये किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन से बना हुआ है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ही जब मिलते हैं किसी भी स्टार में तो एनर्जी निकलती है और जिससे सोलर एनर्जी कहते हैं हम, जो हमारे उस पूरे ब्रह्मांड की है। द हाइड्रोजन व्हेन यूज्ड एज ए फ्यूल, द रिजल्टेंट बाय प्रोडक्ट इज वाटर। ये हाइड्रोजन जब फ्यूल की तरह यूज़ होता है तो क्या होता है, जिसे कहते हैं फ्यूल सेल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। देखिए ये एक फ्यूल सेल की डायग्राम है। इधर से हाइड्रोजन आ रहा है, एनोड वाला हिस्सा है नेगेटिव वाला, ये कैथोड है पॉजिटिव वाला। इस तरफ से ऑक्सीजन आ रही है एयर की फॉर्म में। जैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे आपस में तो ये क्या है, H2, और ये क्या है, O2। ये क्या मिलेंगे, एक से ये दोनों मिल जाएंगे और क्या बन जाएगा, H2O। एक तो पानी बन जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे, और दूसरी बात इनके मिलने पर एनर्जी निकलेगी, वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में इधर से इधर जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी ही बनती है, इसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी, और साथ में हीट भी निकलेगी। तो जो हाइड्रोजन का फ्यूल सेल है उसमें केवल 3 चीज़ें ही बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेंगी और तीनों की तीनों काम आएंगी। पहली इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी हीट और तीसरी पानी। तो ये क्या बता रहा है, किस प्रकार का एक प्रयोग हो गया, ये हो गया क्लीन एनर्जी का। एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो गया। तो वो बात जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तीसरी स्टेटमेंट को देखते हैं। इट एम्स टू हार्नेस द हाइड्रोजन अवेलेबल इन अर्थ्स क्रस्ट विदाउट हार्मिंग बायोडाइवर्सिटी। बहुत अच्छी लाइन है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का नाम सुन के भी यही लग रहा है कि ऐसा ग्रीन काम करना है जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे। लेकिन क्या अर्थ क्रस्ट में इतनी हाइड्रोजन है कि नेचुरली अकरिंग को ही वो ले लेंगे? अगर ऐसा हो तो हम तो बहुत पहले यूज़ कर लेते। तो ऐसा है नहीं। दरअसल है क्या, अर्थ क्रस्ट में केवल 0.14% फ्री हाइड्रोजन अवेलेबल है जो कि एलिमेंटल फॉर्म में है। बाकी सब कुछ किसी न किसी चीज़ में बधी हुई है। जैसे पानी में, शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है, जो प्रोटीन है, जो फैट है, जितनी भी अन्य चीज़ें हैं सब में हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन किसी न किसी के साथ अटैच है। हमें वहाँ से हाइड्रोजन को निकालना है। उसी का सारा खेल है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कि हाइड्रोजन कहाँ से लिया जाए। हाइड्रोजन निकालने के बहुत तरीके हैं। कहीं कोयले से निकाला जाता है, कहीं मीथेन गैस से निकाला जाता है, लेकिन सब एनवायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं है। कोई ग्रे हाइड्रोजन है, कहीं ब्लू हाइड्रोजन है, जो कोयले से निकाली जाएगी ग्री हो जाएगी। इस प्रकार से सारे हैं। तो जो ग्रीन का मतलब है वो ऐसे हाइड्रोजन को निकालना है, क्रस्ट से नहीं और चीज़ों से। किससे निकालना है? मेनली पानी से। तो जब पानी से निकाला जाएगा, किससे निकाला जाए? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइज़र बनाया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाएगी इलेक्ट्रिसिटी से।
इसमें पानी को अब तोड़ा जाएगा, एक तरफ हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक तरफ ऑक्सीजन निकल जाएगी, और जो हाइड्रोजन है वो कहाँ काम आ जाएगा, फ्यूल सेल में, और ये कहाँ काम आ जाएगी, ऑक्सीजन सिलेंडर में, मेडिकली काम आ जाएगी। तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे, एक तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो गई, और जो हाइड्रोजन निकला वो फ्यूल सेल में काम आ जाएगा, और वो फ्यूल सेल में क्या होगा, वो फिर से पानी बना देगा। तो कितना अच्छा चक्र बन गया कि सब कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा, सिर्फ एनर्जी निकल रही है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो बनेगी ये किससे बनेगी, रिन्यूएबल सोर्सेज से बनेगी, यानी कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इस तरीके से बनेगी ताकि सब कुछ ग्रीन हो जाए। तो नेशनल ग्रीन जो हाइड्रोजन मिशन है उसका एक टारगेट ये भी है। एक और बिंदु रह गया, उसे देख लेते हैं। इट विल ऑल्सो हेल्प इन रिडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र इम्पोर्ट। ये जो फर्टिलाइज़र है, उर्वरक है, उसके आयात को कम करेगा। क्या बना रहे हैं हम, हाइड्रोजन, और जो फर्टिलाइज़र है उसमें क्या होता है, कौन कौन से यूज़ करते हैं हम, यूरिया मुख्यतः, एक डैप, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इन दोनों में हाइड्रोजन है। अभी क्या होता है, हमारा 50% से ज़्यादा इंपोर्ट बिल है, हम बाहर से मंगाते हैं फर्टिलाइज़र, और जैसे ही क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बनने लग जाएगी, हम फर्टिलाइज़र भी खुद बनाने लग जाएंगे, और जो हमारा क्या होगा फिर, इंपोर्ट कम हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारी कौन कौन सी सही हो गई, कौन कौन सी गलत। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सबसे प्रचुर तत्व है, बिल्कुल फैक्ट है। जब ईंधन के रूप में ये यूज़ किया जाता है तो क्या होगा, पानी ही बनेगा, ये बात भी ठीक है। इससे उर्वरक आयात को कम करने में मदद मिलेगी, बिल्कुल ठीक बात है। केवल एक यही गलत है, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में इतना नेचुरली अकरिंग फ्री हाइड्रोजन नहीं है, और भूपर्पटी से जैव विविधता वाली कोई बात नहीं है, किसी और तरीके से बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस से। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1, 2 एंड 4। तो बी ऑप्शन इसका सही है। इसके बारे में, मिशन के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्या क्या है, क्या मिशन के कंपोनेंट है। देखिए, डिमांड क्रिएशन करनी है इनको, किन किन चीज़ों की करनी है, एक्सपोर्ट मार्केट। अभी तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन को, यूरिया को, फर्टिलाइज़र को, हमारे पास नहीं, हमारी टारगेट क्या है, हम एक्सपोर्ट करें। तो कैप्चरिंग गोल्डन डिमांड, ग्लोबल डिमांड को हम करेंगे। सब्सटीट्यूटिंग इंपोर्ट्स, फॉसिल फ्यूल का, फर्टिलाइज़र का, फॉसिल फ्यूल तो मंगाना ही बंद कर देंगे, फर्टिलाइज़र हम खुद बनाने लगेंगे, तो इंपोर्ट में कमी आ जाएगी इन चीज़ों की। और क्या होगा, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है हमारे पक्ष में झुकता चला जाएगा, हमारी इकॉनमी अच्छी हो जाएगी। डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करेंगे मल्टीपल सेक्टर में, इंडस्ट्री में लगेगा, हैवी व्हीकल्स में लगेगा, नॉर्मल व्हीकल में लगेगा, हर तरफ क्या हो जाएगा, क्रांति आ जाएगी ऊर्जा के स्तर पर। इंसेंटिवाइजिंग सप्लाई चेन, इलेक्ट्रोलाइज़र बनाने के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए सबके लिए पैसा दिया जाएगा। उसी प्रकार से सारी और चीज़ें हैं कि रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन, रिसर्च की जाएगी, रेगुलेशन बनाए जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट की जाएगी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगी, ये सारे उसके बैक चेन लिंकेजेस हैं। लेकिन जो मेन मकसद है, जो क्वेश्चन आ सकता है प्री में, वो इसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और जो टारगेट है इसका 2030 तक, वो क्या है, उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि एक तो 5 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम हम बनाने की कोशिश करेंगे, कब तक, 2030 तक, और एक 125 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी को और ऐड करेंगे इसके थ्रू, हमारा टारगेट है 2030 तक। एक और है, हम 50 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन है, या जो एक्सपेक्टेड है कि इतनी निकलेगी, उसे भी हम कम करने में सफल हो पाएंगे। तो ये जो मिशन है ये किस तरफ जा रहा है, सारा टारगेट किस तरफ है, क्यों किया जा रहा है, ये पैसे की, इकॉनमी की बात तो है ही। दूसरा टारगेट है, जो हमारा टारगेट है 2070 तक नेट कार्बन इकॉनमी की, या ज़ीरो कार्बन, ज़ीरो इमिशन या ज़ीरो कार्बन इकॉनमी की, उसको। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। एनपीटी की बात हो रही है। द एनपीटी
is an international treaty whose objective is to prohibit the use of nuclear energy and to further the goal of achieving nuclear disarmament, कि इसका टारगेट है कि न्यूक्लियर एनर्जी को कम यूज़ किया जाए और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट हो जाए। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर रोक लगाना और परमाणु निरस्त्रीकरण को प्राप्त करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। भारत, इजराइल, पाकिस्तान और दक्षिण सूडान ने एनपीटी में कभी स्वीकार नहीं किया। माना जाता है कि इनमें से 3 के पास परमाणु हथियार हैं। किन तीनों की बात हो रही है वो नहीं बताया गया, लेकिन हम अंडरस्टूड कर लेंगे। देखते हैं क्या है। एनपीटी 1968 में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था, लेकिन संधि अभी तक लागू नहीं हुई है। अब इनमें से क्या सही है क्या नहीं। देखिए, एनपीटी का जो मतलब है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसका केवल एक ही मकसद है कि न्यूक्लियर जो वेपन्स है और ना बने, न्यूक्लियर वेपन के प्रसार को रोकना है, ना कि यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो जब भी ऐसे प्रश्न है, ये सिर्फ ट्रिक होती है, क्योंकि दिमाग में बसा हुआ है कि एनपीटी है, न्यूक्लियर एनर्जी की बात होनी है, कि उसमें सिविल न्यूक्लियर यूज़ भी तो है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहे हैं उस पर नहीं बैन है, इसमें केवल न्यूक्लियर वेपन पर। ठीक है, तो ये क्या स्टेटमेंट, प्रोहिबिट न्यूक्लियर एनर्जी, ये गलत है और ये बात सही है, लेकिन स्टेटमेंट ओवरऑल क्या हो गई, गलत हो गई। दूसरा है इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, साउथ सुडान हैव नेवर एक्सेप्टेड एनपीटी, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, साउथ सुडान ने कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। एक और देश है नॉर्थ कोरिया, जिसने पहले कर लिया था, अब छोड़ दिया है। तो इस वक्त कुल कितने देश हो गए, 5 देश हो गए। और 3 किसके पास हथियार है, 2 ने तो खुले ही बता रखा है, भारत ने और पाकिस्तान ने, और इजराइल के ऊपर शक है, इनमें से एक नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी शक है, तो इनके पास ऐसा है। और भारत पाकिस्तान क्यों नहीं करते ज्वाइन ट्रीटी, क्योंकि जो ट्रीटी है उसका जो मूल मकसद है शुरुआत में वही गलत है। इनका कहना है कि 1 जनवरी 1967 से पहले जिन देशों ने न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट कर लिया था, वो देश तो न्यूक्लियर वेपन देश ही रहेंगे, और जो इसके बाद जो करेंगे उन्हें न्यूक्लियर वेपन वाला देश नहीं माना जाएगा। अब इसमें कौन है, इसमें वही 5 कलाकार हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। यही 5 परमानेंट मेंबर हैं, यही 5 वीटो करते हैं, सब कुछ यही करते हैं। तो इसलिए भारत जैसे देश ने इस चीज़ को साइन नहीं किया है। तो देखते हैं और कौन सा पॉइंट रह गया। तो ये पॉइंट सही है। तीसरा आ गया, एनपीटी वाज ओपन फॉर सिग्नेचर इन 1968 बट द ट्रीटी हैज़ नॉट एंटर्ड इनटू फोर्स येट। तो ऐसा नहीं है, ट्रीटी 1970 में ही साइन हो गई थी और ये फोर्स में है। ये जो बाकी 4-5 देश हैं ये बाहर है उससे, ट्रीटी अभी डिस्कशन नहीं चल रही इस पर। जिसको ज्वाइन करना है वो कर ले, लेकिन उससे पहले अपने जितने न्यूक्लियर वेपन बने हुए हैं उसे ख़त्म करना पड़ेगा, जैसा कि साउथ अफ्रीका ने किया और यूक्रेन ने किया जब यूएसएसआर के बाद अलग होता है। तो इसका आंसर बनेगा 2 ही सही है, तो केवल 2, पहला और तीसरा गलत है। इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं जल्दी से कि एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1970। क्या टारगेट है इसका कि लिमिटिंग द क्वांटिटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स वर्ल्ड वाइड, हमने डिस्कस कर लिया। कलेक्टिव सिक्योरिटी हो जाएगी, इससे पीस कीपिंग हो जाएगी। 191 स्टेट्स पार्टी हैं इस वक्त, जिन देशों के नाम लिखे हैं वो नहीं है, नॉन स्टेट पार्टी हैं। एनपीटी रिकॉग्नाइजेज 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट, वो जिनका हमने अभी जिक्र किया, इनको ही मानता है, बाकी किसी को नहीं मानता। 3 पिलर हैं इसके, 3 स्तंभ हैं। क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन की और नहीं बनने देंगे, डिसआर्मामेंट कि हथियार सारे खत्म करने पड़ेंगे, और पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी उसको बढ़ावा देता है। किसके संरक्षण में, IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है वो देखती है कैसे सिविल न्यूक्लियर यूज़ होगा, वो इसके अंदर काम करती है। 2 ट्रीटी और हैं, एक 1963 की पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी है, जिसमें ये बैन किया गया था कि जो टेस्ट होगा वो अपनी जो राज्य की उसकी सीमा है उसके भीतर ही होगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। एनपीटी हमने देख लिया 1970 में फोर्स में है। 1996 में एक और ट्रीटी के लिए प्लानिंग चली, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी।
कि अब क्या था, इन्होंने तो बाकी सब ने टेस्ट कर लिया, अब ये चाहते थे कोई कहीं भी टेस्ट ना कर पाए, ना ज़मीन में, ना आसमान में, ना कहीं और जाके, ना अंतरिक्ष में। तो ऐसी ट्रीटी थी, लेकिन इस पर अभी डिस्कशन चल रही है। अब तो बैकफुट पे चला गया है, इस पर कभी साइन नहीं हुए, कभी रेटिफाई नहीं हुआ और ये फोर्स में कभी नहीं आई। तो CTBT क्या है, नॉट येट इनटू फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अधिनियम पुलिस को दोषियों के साथ साथ अपराधों के अभियुक्तों के शारीरिक और जैविक नमूने लेने से रोकता है। ठीक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी के साथ भंडारण, संरक्षण, साझा और राष्ट्रीय स्तर पर माप के रिकॉर्ड को नष्ट करेगी। कि NCRB के पास पावर है उसको संभालने की, रखने की और नष्ट करने की भी, ऐसी बात कह रहा है। CRPC भारत का प्रमुख आपराधिक कोड है जो अपराधों को परिभाषित करता है और लगभग सभी प्रकार के आपराधिक और कार्रवाई योग्य गलतियों के लिए दंड प्रदान करता है। तो क्या कहना जा रहा है कि CRP is the principal criminal code of India that defines crimes and provides punishment for almost all kind of criminal and actionable wrongs। तो इसमें 3 बातें कही गई हैं कि एक्ट रोकता है सैंपल लेने से, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास पावर है संभालने की, नष्ट करने की, और CRPC जो है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जो 1973 में आता है, वो क्या है, मेन प्रिंसिपल क्रिमिनल कोड है। तो आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके मुख्य बिंदु, फिर इस प्रश्न पर आते हैं ताकि ये अच्छे से याद रह सके। इससे पहले क्या था, इस एक्ट के आने से पहले क्या था, अभी अंग्रेजों के समय का ही कानून चल रहा था जो था प्रीवियस आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920। ये एक्ट चल रहा था। इसमें सब पुरानी वही चीज़ें थी जो हमने फिल्मों टीवी में देखी है कि व्यक्ति आया, उसे पकड़ा, उसकी फ़ोटो ली, एक स्लेट लगाई, वही सब चीज़ें चल रही थी। अब स्लेट नहीं लेते थे, कैमरा लग गए थे। तो क्या क्या प्रोविज़न थे इसमें, शुड बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर और अपवर्ड। पहले था कि किसी भी आदमी को कन्विक्ट हो गया हो, दोषी करार दे दिया गया हो और उसे 1 साल से या उससे ज़्यादा सज़ा हुई हो, उसकी मेजरमेंट ली जाएगी। शुड बी अरेस्टेड फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर और अपवर्ड, या फिर पकड़ा गया हो। कन्विक्ट होना और पकड़े जाने में फ़र्क है। कन्विक्ट का मतलब होता है अदालत ने उसे दोषी मान लिया है, अरेस्ट होने का मतलब होता है किसी की शिकायत पर या केवल पुलिस की शक पर अभी उसे पकड़ा गया। दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इफ़ कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी लॉ, यह सख्त कर दिया गया। 1 साल वाली कंडीशन हटा ली गई, रिगरस इम्प्रिजनमेंट वाली हटा ली गई कि जिसको कहते थे काल कोठरी में जाके चक्की पीसनी पड़ेगी, उस तरीके की चीज़ें हटा ली गई। एनी लॉ कर दिया गया, कोई भी कानून हो उसके अंदर। यहाँ भी यही किया गया, अरेस्टेड इसी भी लॉ के लिए, या फिर डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। प्रिवेंटिव डिटेंशन भी अगर हुई है तब भी ये अप्लाई हो जाएगा, तब भी उसका सारा कुछ ले लिया जाएगा, सैंपल वगैरह। ये कहना चाह रहा है। इफ़ डायरेक्टेड बाय मजिस्ट्रेट फॉर मेजरमेंट, इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट कहे पहले तो किसी ऐसे व्यक्ति का भी सैंपल लिया जा सकता है, चाहे उसे पहले गिरफ्तार किया गया था, उसे फिर छोड़ दिया गया, चाहे सज़ा 1 साल से कम होनी हो, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट कहेगा तो ले लेंगे। यहाँ पे यही कहना है कि मजिस्ट्रेट कहेगा तो सैंपल लेने हैं। कि इफ डायरेक्टेड बाय मजिस्ट्रेट फॉर मेजरमेंट टू बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रोसीडिंग अंडर द CRPC और एनी अदर लॉ, उसने कह दिया CRPC के अंडर या किसी भी लॉ के अंडर उसकी ले लेनी है। ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति को पहले पकड़ा गया हो, केवल मजिस्ट्रेट के कहने पे ही लिया जा सकता है। तो पावर बढ़ा दी गई मजिस्ट्रेट की भी। ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी फॉर हिज गुड बिहेवियर अंडर CRPC, ये सेम चीज़ है कि गुड बिहेवियर की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। इसका इस एक्ट से कोई खास मतलब नहीं। मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन, पहले क्या था, वही जो बेसिक चीज़ें थी, फिंगर इम्प्रेशन, फुट इम्प्रेशन, मेजरमेंट एंड फोटोग्राफ, बेसिक चीज़ें जो थी। अब क्या हो जाएगा, अब सब हो जाएगा। जो बेसिक चीज़ें थी वो थी, बायोमेट्रिक भी साथ में हो जाएगी, आइरिस स्कैन कर लिया जाएगा, हाथों को स्कैन कर लिया जाएगा, और क्या क्या कर लिया जाएगा, रेटिना स्कैन कर लिया जाएगा, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल लिए जा सकते हैं, DNA सीक्वेंसिंग कुछ भी कर सकते हैं। बहुत वाइड पावर दे दी गई हैं। बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग सिग्नेचर, उसका बिहेवियर कैसा है, सिग्नेचर कैसा है, हैंड राइटिंग कैसा है, उसके भी सैंपल ले सकते हैं। और एनी अदर एग्जामिनेशन रेफर टू इन सेक्शन 53 और सेक्शन 53A ऑफ द CRPC 1973।
तो जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 है उसके अंदर प्रोसीजर के लिए कहीं भी कहा गया होगा कि इस व्यक्ति से कोई सबूत लेना है, कोई इसकी आइडेंटिफिकेशन लेनी है, तो सब कुछ लिया जा सकता है अब वाले कानून के अंदर। पहले केवल बेसिक चीज़ें थी। डिस्ट्रक्शन ऑफ मेजरमेंट, पहले कह रहा है कि डिस्चार्ज करते ही इन केस ऑफ एक्विटल, डिस्चार्ज और रिलीज इफ नॉट प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर और अपवर्ड, डिस्ट्रॉय कर देंगे। करते थे नहीं करते थे वो नहीं पता, कहने का मतलब है कि कन्विक्ट नहीं हुआ है तो उसको रिलीज़ करते ही जैसे ही उसे कोर्ट ने छोड़ा उसके डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये क्या कह रहे हैं कि ये भी कर देंगे, लेकिन अगर कोई कन्विक्ट हो जाएगा एक बार भी किसी भी लॉ के अंडर कितनी भी सज़ा के लिए, तो उसके ये 75 ईयर्स तक रखेंगे, 75 साल तक अपने पास रखेंगे। इसका मतलब ये 100 साल की उम्र मान के चल रहे हैं, 75 साल के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। देख लेते हैं प्रश्न में। तो प्रोहिबिट्स, ये तो सिंपल ही पता लग जाता है, कोई भी कानून ऐसा क्यों बनेगा जिसमें सैंपल लेने से रोका जाए। सरकार तो चाहेगी ज़्यादा सैंपल लिए जाएं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो ये सारी चीज़ें हैं जिसने ये करना है, ये किसने करना है, ये एनसीआरबी ने ही करना है। तो ये बिल्कुल सही बात है। सारा जो डाटा है सेंटर का, जो सबका रिकॉर्ड, ये सेंटर के पास ही रहेगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास। सीआरपीसी इज़ द प्रिंसिपल क्रिमिनल कोड। देखिए ये थोड़ा ट्रिकी था, फ्लो में आदमी को पता नहीं लगता, लेकिन जो हमारा प्रिंसिपल क्रिमिनल कोड है वो है आईपीसी, जो 1860 के आसपास बनता है, इंडियन पिनल कोड। ये तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसमें धाराएं हैं। जैसे 302 को ले लें कि 302 उसमें लिखी है कि मर्डर के लिए उसकी सब डिवीज़न है, लेकिन उसको व्यक्ति को पकड़ना कैसे है, पकड़ने के बाद क्या कार्रवाई होनी है, किस तरीके से कोर्ट में पेश करना है, कोर्ट में किस तरीके से काम चलेगा, वो सब प्रोसीजर इसमें लिखे हुए हैं। और जो सज़ा होनी है, जो मुख्य धारा है, वो आईपीसी में है। तो प्रिंसिपल क्रिमिनल कोड जो है हमारा, जो प्रमुख आपराधिक कोड है, वो सीआरपीसी नहीं है, वो आईपीसी है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये भी गलत हो गई थी, ये सही थी। तो इसका भी क्या उत्तर हुआ, केवल 2, तो केवल 2। चलिए इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।